हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए सीखते हैं। और आप लोग पेपर और पेन ले लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने करीब करीब हो गया है 1.5 मंथ्स लगभग हो गया है मैंने मॉक टेस्ट नहीं करवाए हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा। और आप लोग जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट कर लेंगे तो आपको मॉक टेस्ट देने में भी आसानी रहेगी। यहाँ तक आपको बता दें कि ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे तो यूपी पीसीएस का 28 अक्टूबर को एग्जाम लगा हुआ था, लेकिन यूपी पीसीएस ने इसकी डेट बढ़ाते हुए 7 या 8 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम निर्धारित किया है। इसके लिए कौन सी डेट क्लियर है अभी नहीं है, केवल पेपर में दिया गया है 7 और 8 दिसंबर। तो जिस भी डेट में इसकी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचेगी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। और वीडियो में जो जानकारी है उसको हम लोग समझते हैं। अंग्रेजों अंग्रेज की बात करते हैं तो अंग्रेज क्या है। ये डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। भारत में इस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति बनाई गई थी। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना था। 15 वर्ष बीतने के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो आप अगर इसमें मुख्य तौर पे समझें तो भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अगर इसके थोड़े और अंदर जाएं तो बात यह पता चलती है कि 1599 ईस्वी में ही इसका गठन हो गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। जैसा कि आपने जाना कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाली प्रथम एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में इसका स्थापना की थी। और डेट आप याद रखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत में जो सबसे पहले जो आने वाला व्यक्ति था, ब्रिटिश यात्री था, थल मार्ग से आया था, जल मार्ग से नहीं आया था, थल मार्ग से आया था। उसका क्या नाम था? जॉन मिल्डन हॉल नामक एक व्यक्ति, ब्रिटिश यात्री, थल मार्ग से आया था। और 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, या जिसको हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र जारी कर 15 वर्षों के लिए भारत में या पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। 15 वर्षों के बाद में व्यापार जब चलने लगा तो जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापार की जो निश्चितता थी वो खत्म कर दी और उसको अनिश्चित काल के लिए घोषित कर दिया। आगे की बात करें तो अंग्रेजों का भारत में आगमन कब माना जाता है, मतलब सही तरीके से अगर आगमन माना जाए तो देखो, वैसे तो आगमन हम देखें तो 1599 ईस्वी में हो गया था, लेकिन अभी तक कोई व्यापार नहीं किया गया था। तो व्यापार की दृष्टि से भारत में कब आगमन हुआ उसके बारे में समझ लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति थे जो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचे थे। और सूरत पहुंच करके सबसे पहले इन्होंने उस समय के जो शासन भारत में कर रहे थे, उनका नाम जहांगीर था,
क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद में शासन किसने संभाला? जहांगीर ने संभाला। और ये पहुंचे कब थे? 1608 ईस्वी में, तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे थे। तो सूरत पहुंचा और मिले कहां? मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा में मिले। और 1600 और ये 3 सालों तक रहे। 3 सालों तक इन्होंने कई सारी भाषाओं को सीखा। फारसी भाषा बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। लगभग ये 8 से 10 भाषाओं की जानकारी भी रखते थे, जिसमें से मुख्यतः फारसी भाषा इनको आती थी, बहुत अच्छे से आती थी। 1611 ईस्वी में, इसके बाद 16 मतलब कैप्टन हॉकिंस के बाद में अगर हम देखें तो 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को कारखाना लगाने के लिए फरमान जारी किया। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो पहले जहांगीर ने इनको फैक्ट्री लगाने या कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की थी, लेकिन कैप्टन मिडल्टन नामक एक व्यक्ति ने पुर्तगाली बेड़ों को जब हरा दिया तो इन्होंने अंग्रेजों को कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति और आए, सर टॉमस मुनरो। उनकी अध्यक्षता में अलग अलग जगह पर कंपनी और कारखाने खोले गए, जिसमें उन्होंने जहांगीर से अलग अलग स्थानों के लिए अनुमति प्रदान कर ली थी। तो ये कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस तरीके से हुआ और उसने अपना प्रभाव किस तरीके से बनाया। डेनिस यानी डेन, अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। 1620 ईस्वी में ट्रांकोवोर तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर यानी बंगाल में उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। सेरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी भारतीय वाणिज्यिक कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दिया। डेनिस का इतिहास सिर्फ इतना सा ही है कि वो आए 1616 ईस्वी में, 1676 में सेरामपुर बंगाल में और 1620 ईस्वी में ट्रांकोवोर, जो आज को तमिलनाडु बोला जाता है, वहां पर अपनी कंपनियां उन्होंने स्थापित की थी। सेरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और फिर 1845 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी भारतीय वाणिज्यिक कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दिया था। डेन के बाद में फ्रांसीसी यानी फ्रांस के लोग आए। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया, जिसने 1868 ईस्वी में सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की व्यवस्था की। और फिर 1673 ईस्वी में वालीकोंडापुरम में पुदुचेरी ग्राम प्राप्त हुआ, जिससे पांडिचेरी की नींव पड़ती है। फ्रांसिस मार्टिन इसके पहले प्रमुख थे। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में हुई रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने के लिए तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। और उस समय क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बाजार पर एकाधिकार, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार पर एकाधिकार चाहती थी, यानी मोनोपोली जिसको कहते हैं। तो उस लिहाज से वो किसी भी अन्य कंपनी को एकाधिकार प्राप्त करने देना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी यानी फ्रांस के लोग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतभेद शुरू हो गए और वो मतभेद 3 युद्धों में समाप्त हुए। आप जैसा कि जानते हैं कि पहले युद्ध में फ्रांसीसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी पड़े। सेकेंड जब आपका कर्नाटक युद्ध हुआ तो उसमें आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारी पड़ी। और फिर थर्ड में उन्होंने यहां से फ्रांस के लोगों को भगा दिया। तो इस तरीके से
फ्रांस का जो ऐतिहासिक पेज हैं वो आपको आगे चलकर को पढ़ने को मिलेंगे। अभी क्योंकि हम भारत में अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग समय पर आ रही हैं, उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप इस पूरे वाक्यांश को समझें तो अंग्रेजों के बाद डेन आए थे। कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। 1620 ईस्वी में इन्होंने ट्रांकोबोर यानी तमिलनाडु और 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनियों को स्थापित किया था। 1845 ईस्वी में इन्होंने अपनी व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। इसके बाद में फ्रांस आए। फ्रांस के जो लोग थे उनमें से जो अगर हम देखें सम्राट लुइस भी बोलते हैं 14वें, इनके मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटस के नाम से जानी जाती थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया। किसके नेतृत्व में? फ्रांसीसी दल आया। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, जिसने 1668 में सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की व्यवस्था की। फिर 1673 ईस्वी में वालिकाकोंडापुरम से पुदुचेरी ग्राम प्राप्त हुआ, जिससे पांडिचेरी की नींव पड़ी। पांडिचेरी जो आज एक केंद्र शासित प्रदेश है, और फ्रांसिस मार्टिन इसके पहले प्रमुख थे। अगर हम पहले प्रमुख की बात करें तो फ्रांसिस मार्टिन इसके पहले प्रमुख थे। 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के बाद डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया। लेकिन 1742 ईस्वी में रिजविक संधि हुई थी, और उस रिजविक संधि के बाद में पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों ने प्राप्त कर लिया। फिर 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए और बाजार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। इस शुरुआत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। दोनों के बीच में घमासान होने लगे, और वो घमासान 3 युद्धों में डिवाइड किए जाते हैं। और प्रथम कर्नाटिक वॉर यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। उसके बाद में तो ये जो वीडियो था यहीं तक था। आज के वीडियो में सिर्फ इतना सा ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।